So simply as we have discussed earlier, from today we have to start syllabus of class 12. And at first we are going to discuss book Flamingo. And the name of the first lesson is the last lesson. पहले लेसन का ही नाम क्या है? लास्ट लेसन. The last lesson by Alphonse Daudet. So at first we will discuss the background. पहले हम इसको background discuss करेंगे. Then we will discuss the title. उसके बाद हम लोग title discuss करेंगे. Then we will discuss the character. उसके बाद हम लोग character discuss करेंगे. उसके बाद हम लोग आएंगे story. So if we talk about the background, अगर इस chapter की background की बात करें, so I think that you all must have heard the name of Waterloo. Waterloo का नाम सुना है? हाँ, Waterloo क्या? Battlefield है. And it is one of the very famous battlefields, just like पानीपत, हल्दी घाटी, कुरुक्षेत्र जैसे हमारे यहाँ ये फेमस है. ऐसी वाटरलू क्या, इट इज अ वेरी फेमस बैटलफील्ड. तो सिंपली अगर आप इस बैकग्राउंड की बात करेंगे, सो यू कैन से दैट दिस स्टोरी इज सेट एट द टाइम ऑफ 1870-71. So at what time the story is set? 1870-71. In 1870-71 there was a great war at Waterloo. What happened in 1870-71? There was a war. और कहाँ पर होता है? अब war है तो एटलीस्ट कितने लोग कंट्रीज होंगे? टू कंट्रीज होंगे. So there was a war between Persia and France. Persia which is now known as, उस समय पर्शिया था. अब इसे किस नाम से जानते हैं? जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. किस नाम से जानते हैं? जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखना है ना, ऑस्ट्रिया. So there in 1870-71 there was a great war at Waterloo between Persia and France. In this war Persia defeated France. इस युद्ध में क्या किया? पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया. हराने के बाद भाई जो हार जाता है उसे जीतने वाले की सारी कंडीशन ही माननी पड़ती है, या वो उसके किसी एरिया पर कब्जा कर लेता है. तो फ्रांस ने या ये पर्शियंस ने क्या किया? दे कंट्रोल्ड ओवर 2 स्टेट ऑफ फ्रांस. पहला था लोरेन और दूसरा था एल्सेस. ठीक है. सो इन दिस वॉर पर्सिया डिफीटेड फ्रांस एंड कंट्रोल्ड ओवर इट्स 2 स्टेट. फर्स्ट वन इज Lorraine and second one is Alsace. And after that they impose. अब ये दोनों किसका पार्ट बन गए? Lorraine और Alsace जर्मन का पार्ट बन गए. So now they ask them to speak German language also. तो अब पर्शिया से क्या कि impose. Impose का मतलब समझते हैं? जबरदस्ती थोप देना. So now they have imposed German language ऑन द पीपल ऑफ फ्रांस. और उन्होंने फ्रांस के लोगों के ऊपर कौन सी लैंग्वेज इम्पोज कर दी? जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया. सो इन दिस चैप्टर इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड. इस चैप्टर में ये बताया गया कि हाउ दिस ऑर्डर हैज अफेक्टेड द लाइफ एंड लिविंग ऑफ पीपल. कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को कैसे इस ऑर्डर ने बदल दिया है. जैसे हम ही लोगों से कहा जाए दैट फ्रॉम टुमारो you all have to speak in Tamil. सबको तमिल में बोलना. Is it possible? तमिल छोड़ दो. जब ये कहा जाता है that now you all have to speak in English, so most of you have just zip up your mouth. यही तो होता है. तो अगर तमिल के लिए कह दिया जाता है what would happen?
लाइफ अफेक्ट होगी या नहीं होगी, पूरी तरीके से हो जाएगी। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड में बेटा पूछा जाता है कभी कभी, जस्टिफाई द बैकग्राउंड ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन, कि लास्ट लेसन का बैकग्राउंड जस्टिफाई करिए। तो क्या लिखेगा उसमें, सिंपल सा, दैट दिस स्टोरी इज सेट एट द टाइम ऑफ देयर वाज अ ग्रेट between in this war Persia and controlled over two states Alsace and Lorraine, है ना। and this chapter describe that how this order affect the people, और इस चैप्टर में बताया गया कि किस प्रकार से ऑर्डर लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। इज इट क्लियर बेटा, सबको क्लियर है बैकग्राउंड? ऑनलाइनर किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए अभी आप बताएंगे, अभी तो बोर्ड पे देख देख के बता रहे थे ना, अब ऐसे ही बताएंगे। कंट्रीज नहीं बेटा, स्टेट है। जैसे इंडिया कंट्री हो गया, उसका यूपी एमपी ये स्टेट था। इसी प्रकार से फ्रांस के 2 स्टेट थे, एक का नाम है एल्सेस और दूसरे का नाम है लोरेन, है ना। ये है एल्सेस एंड लोरेन, ठीक है बेटा, ये है 2 स्टेट, ठीक है। तो आप फिर से बैकग्राउंड एक बार बताएंगे, अभी तो इधर से क्यों है। So simply this story is set at the time of 1870-71 years. There was a great war at Waterloo. In this war, who defeated and who? Persia defeated France, exactly. Persia defeated France and Persia controlled over its 2 states. Which one? Alsace and Lorraine. Yes, Alsace. And after that, what it did? Imposed. इसके बाद क्या कर दिया? क्या इम्पोज किया? जर्मन लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ दीज 2 स्टेट। इन 2 स्टेट्स के लोगों के ऊपर उन्होंने कौन सी लैंग्वेज इम्पोज कर दी? सो दिस चैप्टर डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है ये चैप्टर? हाउ दिस ऑर्डर हैज अफेक्टेड देयर लाइफ। ये जो ऑर्डर था कि कल से आपको जर्मन बोलना है, ये वहां के लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर देता है, वो इस चैप्टर में बताया गया। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं बेटा इसके टाइटल की, ठीक है। अब बात करते हैं टाइटल की। जैसे यही अपने स्कूल में बोल दिया जाए कि कल से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश की जगह तमिल पढ़ाई जाएगी, ऑर्डर आ गया, ठीक है बेटा। तो तमिल कब से पढ़ाई जाएगी? आज तक कौन सी पढ़ाई जाएगी? इंग्लिश। और आज जो मेरा इंग्लिश का लेसन होगा वो कौन सा लेसन होगा? लास्ट लेसन होगा ना। तो ये हुआ। तो उसी में बैकग्राउंड में आप, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन, कि जो द लास्ट लेसन है उसके टाइटल को जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो इसमें भी एक लाइन और बढ़ाएंगे, दैट द फ्रेंच टीचर वाज गिविंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि कल से कौन सी पढ़ाई जा रही थी? जर्मन। आज तक कौन सी पढ़ाई जा रही थी? फ्रेंच। तो आज जो टीचर था वो फ्रेंच लैंग्वेज का कौन सा लेसन पढ़ा रहा था? लास्ट लेसन पढ़ा रहा था। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द लेसन इज द लास्ट लेसन। तो यही एक लाइन वहां पर ऐड करनी है बैकग्राउंड में, दैट द फ्रेंच टीचर वाज गिविंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द लेसन इज द लास्ट लेसन। तो जो आप लोगों ने बैकग्राउंड में लिखा है ना, वो पूरा जस्टिफाई में भी लिखेंगे और ये 2 लाइन उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन में वैसे ही लिखेंगे, दैट दिस स्टोरी इज सेट एट द टाइम ऑफ 1870-71 देयर वाज अ ग्रेट war between in this war Persia and controlled over two state, yes, and imposed
and that's why the French teacher was giving it last French lesson. That's why the name of the lesson is the clear. बहुत ही सिंपल सा है. एक बार जो that this story is set at the time of 1870-71. There is a great war between Persia and France. In this war, Persia defeated France and controlled over its two states, Alsace and Lorraine, and imposed German language. That's why that French teacher Emmanuel was giving us last French lesson. That's why the name of the lesson is the last lesson. ठीक है. तो background clear हुआ, title clear हुआ. Is there any problem for anyone? किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ना. अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की. देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. केवल और केवल 2 कैरेक्टर है बेटा. फर्स्ट वन इज फ्रांस नहीं बोलेगा, फ्रेंच बोलेंगे उसको. पहला तो हुआ एमएमएल, फर्स्ट वन. सेकंड वन इज फ्रेंच. फ्रेंच. अब हम बात करते हैं एमएमएल की. एमएमएल कौन है? सो एमएमएल ही वाज अ फ्रेंच टीचर. ये वही फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है जो कौन सा लेसन ले रहे हैं? तो लास्ट लेसन ले रहे हैं. ही वाज अ फ्रेंच टीचर. ये फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है. ठीक है. फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर होने के साथ साथ ही वाज वेरी disciplined and strict. कैसे टीचर है? बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही डिसिप्लिन है. और ऑब्वियस सी बात है, जो डिसिप्लिन होगा वो स्ट्रिक्ट अपने आप होगा. क्योंकि जहाँ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन यही करना वो करना, तो वही क्या लगता है? वो स्ट्रिक्ट लगता है. सो ये वेरी डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रिक्ट, always kept an iron ruler. हमेशा हाथ में क्या रखते हैं? एक आयरन रूलर, एक छड़ी रखते हैं. इसके साथ साथ क्या, he was a hard task master. एक हार्ड टास्क मास्टर. What do you mean by hard task master? हार्ड टास्क मास्टर का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, टास्क का मतलब क्या होता है? वर्क. मिस बच्चों से कैसा काम करवाते हैं? बहुत ही हार्ड लेबर करवाते हैं. कोई टीचर बेटा बच्चों से हार्ड लेबर कब करवा पाएगा? जब नहीं डिसिप्लिन में तो हो, लेकिन जब वो टीचर खुद हार्ड वर्क करेगा तब वो बच्चों से करवा पाएगा. ठीक है. जस्ट सपोज करिए मैं एक पहला चैप्टर पढ़ा देता हूँ. पढ़ाने के बाद मैंने कहा कि टुमारो आई विल टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. आप गए घर, आपने चैप्टर को पढ़ के आए. आई हैव टेकन द टेस्ट. आफ्टर दैट सबमिटेड द टेस्ट कॉपी, देन kept it. I taught the second chapter. As soon as the second has been completed, I asked you to give the test of second chapter also, but I didn't give the notebook of first chapter. पहले की मैंने चेक नहीं की. ऐसी का कल दूसरे का टेस्ट है, तो आप एक बार पूछेंगे सर कॉपी वगैरह, दोनों की एक साथ दे दूंगा. ठीक है. आप कुछ नहीं, आप दूसरा भी पढ़ के आएंगे. फिर इस प्रकार से फिर मैंने वो रख ली, वो भी चेक नहीं की. तीसरा टेस्ट चैप्टर फिर पढ़ाना शुरू कर दिया. तीसरा भी हो गया. फिर आओ सर कॉपी अरे मिल जाएगी, टेस्ट दो पहले. फिर आप तीसरे दिन हम पढ़ के आएंगे, है ना. वो भी हो गया, वो भी रख ली. और चौथा बीमार का आता है इसको. उसके बाद फिर क्या होगा? चौथा चैप्टर भी मैं पढ़ा दूँ. 3 की कॉपी नहीं थी और चौथे का मैं कहूँगा टेस्ट है. कल गारंटी से कह रहा हूँ कोई भी पढ़ के नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता टेस्ट चेक तो होना नहीं है. तो जाओ कुछ भी लिख दो खंड रामायण जाके, क्योंकि चेक तो करना नहीं है. तो मैंने मेहनत नहीं की, तो उसके बाद क्या हुआ? आपकी मेहनत भी बंद हो गई. इसी जगह मैं क्या करता, जो आपकी पहली कॉपी थी उसको मैं बहुत ही माइन्यूटली चेक करता.
एक एक स्पेलिंग मिस्टेक्स को, एक एक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करता। तो जब अगले टेस्ट देने आते फिर क्या होता, फिर आप बहुत अच्छे से कि इस बार स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे मेहनत कब करवा पाऊँगा, जब मैं खुद मेहनत करूँगा, तभी होता है। जैसे यहाँ देखा होगा, यहाँ बगल में एक बोर्ड लगा हुआ, उसमें लिखा हुआ है इफ़ टीचर विल रन द स्टूडेंट्स विल वॉक, इफ़ द टीचर विल वॉक the students will stand, if the teacher will stand the students will sit, if the teacher will sit the student will sleep, and the teacher will sleep the student will die। मतलब कहता है वो तो एक कदम ऐसे ही पीछे रहता है ना। तो ये अगर किसी टीचर को बच्चों से लेबर करवाना है तो उस टीचर को भी पहले करना पड़ेगा। तो वैसे ही एक हार्ड टास्क मास्टर थे। इस प्रकार का कैरेक्टर इनका दिया गया इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, शुरू में उन्हें ऐसे ही दिखाया गया है। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, हाउ दिस ऑर्डर हैज अफेक्टेड, किस प्रकार से एनएमएल अफेक्ट होंगी ये हम देखेंगे, है ना। शुरू में उनका कैरेक्टर ऐसा है, और ये इनका कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी गया लॉन्ग में। ऐसा नहीं एक बार, कई बार इनका कैरेक्टर स्केच आ चुका है। ये बार कैरेक्टर स्केच ऑफ एनएमएल। अभी पहले पढ़ो तो चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी तो ये मैंने केवल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंच की। तो ये अगर फ्रेंच की बात करें तो सिंपली ही वाज अ पुअर स्टूडेंट, एंड पुअर स्टूडेंट से मतलब बेटा हाँ, नॉट इन मनी, गरीब नहीं, पुअर इन स्टडीज, पढ़ाई में बहुत ही पुअर है। और इतना पुअर है दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बंक द क्लास, मौका ढूंढता है कब क्लास बंक करके कब कहाँ भाग जाऊं, यही मौका ढूंढता रहता है। ही डिडंट लाइक द स्टडी एट ऑल, ही डिडंट लाइक द टीचर एट ऑल। और ऐसे बच्चे जिन्हें मक्कारी करनी होती है वो स्ट्रिक्ट टीचर को सबसे ज़्यादा नफरत वही करते हैं, है ना। तो ये ही डिड नॉट लाइक हिज टीचर ऑल्सो, टीचर भी पसंद नहीं आता उसे। बुक्स भी क्या लगती है, अननेसेसरी बर्डन, है ना, अननेसेसरी बर्डन लगता है, टीचर भी स्ट्रिक्ट लगते हैं, सब कुछ लगता है। बट एज सून एज ही केम टू नो दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसका लास्ट लेसन है, हिज एटीट्यूड वाज आल्सो चेंज, क्योंकि चैप्टर में ये बताया गया है कि किस प्रकार से ऑर्डर लोगों की लाइफ को चेंज कर देता है, वो है इसमें। तो ये 2 कैरेक्टर है, ठीक है, केवल यही है। तो बैकग्राउंड क्लियर है सबको बेटा, टाइटल, कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं स्टोरी। स्टोरी में हम देखेंगे दैट वन मॉर्निंग फ्रेंच गॉट अप, हल्का सा आउटलाइन दे देता हूँ फिर हम इस स्टोरी करेंगे। वन मॉर्निंग द पुअर स्टूडेंट फ्रेंच गॉट अप, सो के जाता है, एंड ही वाज इन ग्रेट कंफ्यूजन जस्ट लाइक यू ऑल, है ना। जो अब आ गया दिमाग में, जो लोग आ रहे जिनको नहीं, बिल्कुल ही नहीं आते, उन्हें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल फिक्स से जानती नहीं है ना। जो आते हैं उनके सुबह सुबह उठ के क्या आता है दिमाग में, एक बार क्या करें, आज जाए या नहीं जाए। फिर 2-4 दोस्तों को फ़ोन भी लगाएंगे, कुछ लोग ऐसे अलग है, अगर अभी तो कब आते हैं इसलिए, नहीं तो दोस्तों को फ़ोन लगाएंगे, दोनों कह दिया जाना है, दोनों कह दिया नहीं जाना, और कन्फ्यूजन बढ़ गया। तो ये हुआ, वन मॉर्निंग ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, सुबह सो के जागा, एंड ही वाज इन ग्रेट कन्फ्यूजन वेदर ही हैज़ टू गो टू स्कूल और नॉट, समझ में नहीं आता क्या करे, स्कूल जाए या ना जाए। सपोज करिए आपका सबसे स्ट्रिक्ट टीचर ने आपको होमवर्क दिया हुआ है एंड यू हैवंट कंप्लीटेड, और आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, फिर आज तो रहने ही दो ना। सो द सेम थिंग हैपेंड, एक्चुअली ही वाज इन ग्रेट कंफ्यूजन बिकॉज ऑन दैट डे हिज टीचर हैड गिवन हिम टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। उसके जो टीचर थे एमएल ने उनसे पार्टिसिपल के रूल याद करने को दिया था, एंड ही डिड टू नहीं बिना सिंगल वर्ड, उसे कुछ पता नहीं था, तो पहले स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। बट अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू कम टू स्कूल, लेकिन लास्ट में वो स्कूल आने का डिसीजन लेता है। ही केम टू स्कूल ऑल्सो, स्कूल आता भी है, और जब वो स्कूल पहुंचता है देन देयर ही फाउंड अ नंबर ऑफ चेंजेज, बहुत सारे चेंजेज मिलते हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा ये चेंजेज हैं क्या। बट एज सून एज ही केम टू नो दैट इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि एक ऑर्डर आया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर फ्रॉम टुमारो इन ऑल द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरिन ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट। जैसे ही उसे ये पता चला तो उसे समझ में आ गया ये सारे चेंजेज हैं क्यों,
टीचर के बिहेवियर में इतना चेंज क्यों है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में इतना चेंज क्यों है, क्लास के एटमॉस्फेयर में इतना चेंज क्यों है। और केवल उसने उस चेंज को नोटिस नहीं किया, ही फाउंड अ चेंज इन हिमसेल्फ ऑल्सो, उसके अंदर भी एक चेंज आता है, वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स बुक्स वाज कंप्लीटली चेंज, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स एमएमएल वाज कंप्लीटली चेंज्ड। और आज तक जो कुछ भी समझ में नहीं आया था उस दिनों से सब कुछ समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में फिर यही है कि हाउ एमएमएल हैड कंप्लीटेड हिज लास्ट लेसन, कि किस प्रकार से एमएमएल वहाँ पे अपना लास्ट लेसन पढ़ाते हैं, किस प्रकार से अपने उस लास्ट लेसन को कंप्लीट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में है, ठीक है। तो अब यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए अब देखिए, ठीक है, एक पैराग्राफ आज पढ़ लेते हैं। बुक है सबके पास बेटा कि नहीं है? जालौन में नहीं मिली तो फिर मोबाइल में बेटा आप लोग गूगल पे डालिएगा, चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा द लास्ट लेसन एनसीईआरटी पीडीएफ, तो वहाँ से निकल आएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, या फिर ऐप से ही देख लो, उस पर भी मिल जाएगा जिनको नहीं मिल रहे। हाँ ठीक है, तो किसी से भी आ जाए, उससे देख लो, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, especially because MML had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। जो सबसे पहली लाइन है पहले उसे छोड़ दो अभी, I was started very late that morning, इस वाली लाइन को छोड़ दो, उसके आगे से बेटा पहले शुरू करिए बेटा, है ना। तो कहता I was in great dread of scolding, so the friend said that though I wanted to go to school, मैं स्कूल जाना तो चाहता था, but I was in great dread, dread मतलब fear of scolding, मतलब मुझे डांट का बहुत डर था। और डर क्यों था? because MML had said that he would question us on participle। ये जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लो बेटा, किसका ऑन है ये, ठीक है। तो सिंपली वो कहता है that one morning I got up and I was in great fear in going to school। स्कूल जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? because my teacher had given me to learn the rules of participle। टीचर ने कहा था कल मैं participle के रूल सुनूंगा, and I did not know the first word about them। simply I didn't know anything about the participle, मुझे कुछ participle के बारे में पता नहीं था। तो कहता है one morning I got up and I was in great confusion whether I should go to school or not, and actually I didn't want to go to school। मैं जाना ही नहीं चाहता था। और क्यों नहीं जाना चाह रहा? because I was in great fear। and why I was in great fear? because MML had given me to learn the rules of and I didn't know even participle याद करने को मिले थे और मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। For a moment I thought of running away and spending the day out of door। तो था for a moment means at first I thought, शुरू मैंने सोचा that okay I would not go to school, चलो आज स्कूल नहीं जाता। In place of going to school I would enjoy the day out of the door। कहाँ दिन को enjoy करूँगा? दिन के बाहर enjoy करूँगा, because the day is so, it was so warm, so bright। wow what the pleasant day is it। कितना खूबसूरत दिन है, कितना सुहावना दिन है। बोले आज स्कूल नहीं जाऊँगा। देखा होगा वो रही में ही कुछ बच्चे स्कूल के टाइम पे घर से बैग लेके निकलेंगे, है ना, छुट्टी तक हाईवे और वो सब घूम घाम के छुट्टी के टाइम पे घर पहुंच गए। तो उसने भी यही डिसाइड करा कि आज स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल की जगह क्या करेगा, वो घर के बाहर दिन को एंजॉय करेगा। अब बेटा घर के बाहर रोड पे टहल के तो केवल एंजॉय नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए। तो उसने कहा करूँगा क्या, वो भी उसने सोच लिया। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। तो एट फर्स्ट ही वुड कम टू द एज ऑफ द वुड्स। एज मतलब किनारा, वुड्स मतलब जंगल, है ना। उसने कहा सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, जंगल के किनारे जाऊँगा। जंगल मीन्स अ नंबर ऑफ ट्रीज, अ नंबर ऑफ ट्रीज मीन्स अ नंबर ऑफ बर्ड्स। तो बोला मैं सबसे पहले जंगल के किनारे जाऊँगा एंड आई वुड हर्ड द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स।
और मैं पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ को सुनूंगा, मैं उनकी गुनगुनाहट को सुनूंगा, मैं उनके गाने को सुनूंगा। अब पूरे दिन चैं 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 तो नहीं सुनेगा ना, है ना। वहाँ तो पहले जब तक मन होगा जब तक ये सुनूंगा, और उसके बाद क्या करूँगा। एंड इन द ओपन फील्ड बैक टू द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। आफ्टर दैट आई वुड कम बैक टू द ओपन फील्ड, जो खुला हुआ मैदान है वहाँ आऊँगा। और किसके पीछे? सॉमिल के पीछे का जो खुला हुआ मैदान है। यू नो व्हाट इज सॉमिल? आरा मशीन जानते हो, लकड़ी काटते चीरते हैं, उसे बोलते हैं आरा मशीन, तो उसको बोला जाता है सॉमिल। तो उसने कहा जो सॉमिल के पीछे खुला हुआ मैदान है वहाँ जाऊँगा, और वहाँ क्या देखूँगा? द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग ओवर देयर। वहाँ पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे हैं, उनको ड्रिल करते हुए देखूँगा। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिल? क्या बेटा? छेद करना। क्यों? सोल्जर्स ड्रिल से मतलब छेदते। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिल करते हैं, जो प्रैक्टिस चलती है वॉर की, वो भी तो ड्रिल होता है ना। मॉक ड्रिल चल रहा है, ये चल रहा। तो जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो लकड़ी पे होल नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे अपने वॉर की। तो उस जगह सबसे पहले मैं जाऊँगा, पक्षियों के चहचहाट को सुनूंगा, उसके बाद आऊँगा जो ड्रिलिंग कर रहे हैं पर्शियन सोल्जर्स को देखूँगा। और जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो लोगों को देखना अच्छा लगता है। जैसे आप पुलिस की लाइन जाएँ, सुबह सुबह ट्रेनिंग चल रही होती है, कुछ लोग खड़े होकर उसी को देख रहे होते क्या चल रहा है। तो उसे कहा कि स्कूल नहीं जाऊँगा, स्कूल की जगह पहले पक्षियों की चहचहाट को सुनूंगा, उसके बाद वापस आके पर्शियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग को देखूँगा। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट। क्योंकि ये जो चीज़ें थी, इट ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब अट्रैक्टिंग। ये चीज़ें पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। क्योंकि अगर स्कूल जाता तो क्या सीख सकता था, लेकिन इसके साथ पिटाई भी हो सकती, डांट भी पड़ सकती थी। और यहाँ क्या, कोई डांट नहीं, कोई पिटाई नहीं, मस्ती मस्ती एंजॉय करो। तो उसे ये चीज़ें ज़्यादा टेम्पटेशन लग रही थी, टेम्पटिंग लग रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन कह रहा, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी ताकत थी जो रेजिस्ट कर रही थी। जैसे नहीं, कभी कभी आप डेली स्कूल आते हो और आप एक दिन अपने दोस्तों के कहने से स्कूल नहीं जाओ, थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ आपके लगता है यार जाना, वो आपकी खुद की कंसाइंस आपको प्रिक करती है ना अंदर आत्मा, क्योंकि दिल और दिमाग तभी चल रहा होता है। हम लोग क्या करते, दिल चंचल है, वो सुन लेते, आत्मा की आवाज़ को सुनते ही नहीं है। तो ये कहता, मैंने पहले तो सोच लिया, लेकिन आई हैव अ स्ट्रेंथ, मेरे अंदर एक ऐसी ताकत थी जिसने सारे आइडियाज़ को क्या किया, अपोज कर दिया। और अब आ जाओ पहली लाइन पर, और इसीलिए क्या हुआ, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। क्योंकि इस कन्फ्यूजन में जाऊँ ना जाऊँ लेट हो गया, और इसीलिए मैं उस दिन स्कूल घर से लेट निकला। और फिर आ जाओ लास्ट लाइन पे, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल की तरफ कैसे निकला, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से मैं स्कूल निकला। तो फर्स्ट पैराग्राफ सबको क्लियर है। तो सिंपली इन दिस पैराग्राफ वी हैव डिस्कस्ड that there was a poor student whose name was French. One day he got up, but he didn't want to go to school because his teacher had given him, and he didn't know even a single word. So he decided that he would spend the day out of door by enjoying the chirping of and drilling of soldiers, because all these things were much more than the, but he had a strength that resisted all these, opposed all these ideas, and ultimately he decided to go to school. But in this confusion he got clear। चलिए, आप किसी को डाउट है तो बेटा